एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी। वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कितने लोगों को चीज़ों को और ज़्यादा सुंदर करके डेकोरेट करके प्रेजेंट करने में मज़ा आता है। मतलब जब हम हमारा घर डेकोरेट करते हैं ना, मतलब बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीस लाते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियों से हम हमारा घर डेकोरेट करते हैं। खिड़की के पर्दे, दरवाजे के पर्दे, सोफा कवर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ से हम अपना घर को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। घर छोड़िए, बाकी सारी चीज़ें हम हमारी बुक्स के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कवर लगा करके उसे और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। हम जो नोट्स बनाते हैं वहाँ पे भी अलग अलग कलर्स का यूज़ करके उसे बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जितने अलग अलग कलर हम यूज़ करें उससे वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इवन मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब मेरी जो पीपीटी बनती है आपके लिए, मैं उसमें बहुत सारे रंग भरूँ और रंग भर के उसे बहुत ज़्यादा सुंदर बना के आपके सामने लाऊं, ताकि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। इवन मेरे सारे नोट्स भी जो होते हैं वहाँ पे भी मैं बहुत सारे कलर का यूज़ करती हूँ। कॉपियों को छोड़िए, हम हमारे ऊपर आ जाते हैं कि हम अपने फेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मतलब ऊपर वाले ने तो दी हुई ही अच्छी शक्ल है, लेकिन हम उसे और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए उस पर मेकअप का यूज़ करते हैं। किस तरीके से बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम और ज़्यादा सुंदर लगे। ठीक है, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं हूँ। ओके ओके देन यही आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम जो उसका एक्चुअल जो भी रूप है उसको और अच्छे से सुंदर करके प्रेजेंट करते हैं। तो जो अलंकार है ना, मतलब इतनी सारी बातें कहने का मतलब यही है कि जब हम हमारी ग्रामर में आते हैं, क्योंकि हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम शब्दों को कितने अच्छे तरीके से और प्रस्तुत कर सके। अब कहेंगे कि वहाँ पे तो शब्द ही होते हैं, वहाँ पे आप क्या ही यूज़ करेंगे। तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से शक्ल तो है ही नॉर्मल, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर चीज़ें और अप्लाई करके उसे सुंदर बना रहे हैं। घर है वो ऑलरेडी बना बनाया है, लेकिन हम उसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा डाल करके हम उसे और सुंदर बना लेते हैं। वैसे ही हिंदी ग्रामर में जब हम अलंकार पढ़ने जाते हैं तो अलंकार मतलब किसी चीज़ को अलंकृत करना, आभूषण देना, मतलब उस चीज़ के ऊपर कुछ और ऐसे चीज़ें डाल देना, कुछ ऐसे और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देना जिससे उसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाए। है ना, मतलब यहाँ क्लियर है, खूबसूरती बढ़ाना है, उसकी रचना करना नहीं है। मतलब ऑलरेडी वो चीज़ है, लेकिन आपको उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि पढ़ने सुनने वाले को और अच्छा महसूस हो। तो अलंकार की परिभाषा यहाँ से समझ में आई कि अलंकार मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सजाना, काव्य को सजाना। ठीक है, किसी चीज़ को नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अलंकार शब्द यूज़ करें और अलंकार का मतलब होता है कि जब आप काव्य को सजाए या आप उसको सुशोभित करें, अलंकृत करें, इसे हम काव्य अलंकार कहते हैं। ठीक है, और अब इसे कैसे अलंकृत करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि काव्य है मतलब शब्दों के बहुत सारे वहाँ पे भंडार होंगे। तो भाई अब इसे कैसे, क्या अलग से कुछ लिपस्टिक, फाउंडेशन या कोई पर्दे या कोई सोप पीस रख दे तो वो डेकोरेट हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि शब्द है, हमारी ग्रामर है, तो यहाँ पर हम वर्णों का ही खेल करेंगे। तो इन्हीं वर्णों से जब हम इसे और ज़्यादा डेकोरेट कर देते हैं, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, अलंकार का मतलब सजाना, जब आप उसे और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। तो अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, और इसे ही हम अलंकार कहते हैं। आई होप आपको अलंकार का मतलब समझ में आया हो। जब आप काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें और वर्णों को ऐड करते हैं, उसको और सुशोभित कर देते हैं, सजाते हैं, तो इसे ही हम अलंकार कहते हैं। एक और परिभाषा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रक्षते, मतलब वो कारक, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स, वो कारक जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वो अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ग्रामर वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि कोई एक तो है नहीं, तो इन्होंने सबके हिसाब से अलग अलग जो अलंकार के भेद है, फिर उसके उपभेद है, सबने अलग अलग तरीके से इसे डिवाइड किया है। क्योंकि किसी एक तरीके से तो आप इसको डेकोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सपोज हम दरवाजों को डेकोरेट करने के लिए हम पर्दों का यूज़ करते हैं, रैक्स को हम डेकोरेट करना है तो हम सोपीस यूज़ करेंगे, किचन के लिए डेकोरेट करने के लिए हमारे पास अलग सोपीस होंगे, हॉल के लिए अलग सोपीस होंगे। तो इसी तरीके से जो काव्य होते हैं, तो काव्य भी अलग अलग तरीके से बटे हुए होते हैं। सबसे पहला मतलब तो काव्य का मतलब अलंकार का मतलब समझ में आया कि एक्चुअल में अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार वो जो कि किसी काव्य की
ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी कारक होंगे उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद जब हम देखने जाए तो अलंकार को हमने 3 तरीके से बांटा हुआ है, क्योंकि जो डेकोरेट करने वाली चीजें हैं, जो और शोभा बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो एक तरीके से तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास में उसे 3 तरीके से बांटा है। हालांकि आपके सिलेबस में 2 है, लेकिन हम 3 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या है, तो चलो इसे भी पढ़ते हैं। और आज के वीडियो में शायद हम सिर्फ शब्द अलंकार ही पढ़ेंगे। दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। एक शॉर्ट वाली जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। देखो, शब्द अलंकार का मतलब क्या हुआ, शब्द अलंकार वो अलंकार जो शब्दों के लिए बने हैं। ठीक है, यहीं पे इसको डिवाइड करिए, इसको शब्द को तोड़िए, शब्द विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार मतलब जो शब्दों के लिए अलंकार हो, मतलब जो शब्दों को सुशोभित करते हो, जो शब्दों की शोभा बढ़ाते हो। ठीक है, जो काव्य रूपी जो शब्द है, जो शब्दों का वर्ण है, तो उसकी शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कौन से हो गए, शब्द अलंकार, जिसे शब्द बदलते हैं। ठीक है, शब्द की शोभा होती है, इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार जहाँ पे अर्थों में कोई चेंजेस होता है। ठीक है, जिससे अर्थों की शोभा बढ़ती है, तो वो कौन से अलंकार हुए, अर्थ अलंकार। और तीसरा उभय अलंकार, जहाँ पे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जो है दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अलंकार कौन से होते हैं, ये होते हैं अर्थ अलंकार। क्लियर कि अलंकार क्या होते हैं और अलंकार के भेद कितने होते हैं, एक बार मैं फटाफट फिर से रिवाइज करूंगी। अलंकार वे कारक जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि कैसे कोई चीज को शोभा बढ़ाता है। इसके लिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए कि हम कोई भी चीज को डेकोरेट करते हैं। सपोज हमने कोई सैलेड बनाते हैं, ठीक है, हम सैलेड बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं ताकि वो एकदम हाईलाइटेड दिखे, बहुत सुंदर दिखे, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, कि जब हम उसे सर्व करने जाए तो वो चीज बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि सामने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। राइट, हम कुछ भी चीज़ रेडी करें, घर वाला सबसे बेस्ट है कि हमें हमारा हॉल जो है वो डेकोरेट करना है। तो हॉल डेकोरेट करने के लिए हमारे पास कितनी सारी चीज़ें, एक घर तो है ही है, फिर उसमें आता है पेंट करना, उसमें फिर सीलिंग्स और डेकोरेट करना, वॉल पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाना, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखना, पेड़ पौधे प्लांटिंग करना, क्योंकि हाँ कुछ इंडोर्स प्लांट्स भी होते हैं, पर्दे अच्छे अच्छे चूज करना, हर एक चीज हमें ना पूरी एक एक चीजों का ख्याल रखते हैं। तो जब वही चीज हम अगर हमारी भाषा पे आ जाए, हमारी लैंग्वेज पे आ जाए, तो वहां पे भी जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, काव्य होते हैं, तो उन्हें डेकोरेट करने के लिए भी हमें कुछ चीजों का सहारा लेना होता है। अब इन्हें डेकोरेट करना, इसके लिए अलग से तो कुछ आएंगे नहीं कि इसके ऊपर पुताई कर देना है, पेंट लेके आ गए वो कर दिया, तो इन चीजों तो होंगे नहीं, क्योंकि शब्द जो है वो हमारे स्वर्ग और व्यंजनों वर्णों का ही खेल है। तो अब हम इसे इसी से डेकोरेट करेंगे। ठीक है, समझने का मतलब ये हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट दे दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें फेस का कुछ करना है तो वहाँ पे एक लिमिटेड दे दिया कि आप फेस पाउडर और फेस फाउंडेशन ही यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड है कि हमें हमारी भाषा से खेलना है। तो जिन चीजों से हमारी भाषा बनी हुई है, ठीक है, जो शब्द बने हैं, स्वर व्यंजन जो वर्ण है, तो उन्हीं से हमें इन चीज़ों को डेकोरेट करना पड़ेगा। अब उसी के आधार पे अब अलंकार तो पता चल गया कि जो भी हमको डेकोरेट करना है, या जो भी जिससे हमें काव्य की शोभा बढ़ानी है, ठीक है, इसमें 4 चांद लगाने हैं। ठीक है, सपोज सीता जो है वो चांद सी सुंदर लगती है, ये वाला सेंटेंस लिया तो सीता सीता की उपमा क्या हो गई यहाँ पे, कि सीता किसके जैसी सुंदर है, चांद, सीता तो है ही, ठीक है, सीता सुंदर है, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि सीता जो है वो चांद सी सुंदर है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस की मतलब क्या, शोभा बढ़ गई ना, क्योंकि मैंने इसे कंपेयर कर दिया चांद से कि सीता चांद सी सुंदर है। नॉर्मल सेंटेंस था कि भाई सीता सुंदर है, मैं भी मान रही हूँ, हमको भी मान रहे कि हाँ सीता सुंदर थी, लेकिन हमने जैसे ही कहा कि सीता चांद सी सुंदर है, तो यहाँ पे क्या चीज होगी कि इसको हमने चांद से, सीता चांद सी सुंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे बड़ा जो हमारे मतलब यहाँ पे जो शोभा बढ़ाने वाला, जो सेंटेंस का शोभा बढ़ाने वाला हुआ, वो कौन हुआ, चांद, क्योंकि हमने उसको किससे कंपेयर कर दिया,
चांद से। तो इसी तरीके से जैसे कि हमारे रूम में जो हमारा शोभा बढ़ा रहा था वो हमारे कर्टन्स बढ़ा रहे थे, हमने पर्दे बहुत सुंदर लगाए थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ की शोभा कौन बढ़ा रहा है? चांद, ठीक है। वो सुंदर है, ये सेंटेंस तो है कि भाई वो सुंदर है, सीता सुंदर है, लेकिन किसके जैसी है? वो तो चांद जैसी सुंदर है, ठीक है। तो इसने इसकी शोभा बढ़ा दी। ओके, हाँ, दूसरी बात कि अलंकार जो है वो कभी भी अपने आप में कोई रचना नहीं होता है। हाँ, ये चीजों को और बढ़ाना, रचना क्या हुई? सीता सुंदर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने अलंकृत जो शब्द है चांद डाला इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो चीजों को और इनहेंस करते हैं, वो अपने आप में एक क्रिएचर नहीं, मतलब अपने आप में एक संरचना नहीं है। क्लियर? अब जो अलंकार है, मतलब अब हम जो डेकोरेट करना है उस हिसाब से हमने इसे 3 पार्ट्स में बांटा कि हमारे जो अलंकार के भेद है वो 3 तरीके के हैं। एक तो शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार, ठीक है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे शब्द अलंकार से। तो अब शब्द अलंकार क्या होते हैं? अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि शब्द अलंकार जहाँ पे शब्दों के प्रयोग से हमने जो भी लाइंस ली, जो भी कविता ली, जो हमारा काव्य है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और उन शब्दों के प्रयोग से वो और ज्यादा सुंदर बन रहे हैं। तो वहां पे कौन से अलंकार होंगे? शब्द अलंकार। जैसे कि वहां पे चांद सी सुंदर यूज किया, तो चांद सी सुंदर ऐसा इस टाइप का। तो इसको तो ये तो एक समझाने के लिए एक तरीका था। अब हम देखते हैं शब्द अलंकार एक्चुअल में क्या होता है। तो शब्द अलंकार जो है ये तो एक सिर्फ अर्थ हो गया, एक परिभाषा हो गई कि जहाँ पे शब्दों के प्रयोग से, अब शब्द का प्रयोग है मतलब समझ जाए कि वहां पे कोई भी आप ऐसे शब्द यूज करेंगे जिसके प्रयोग से है और ज्यादा सुंदर बन रहा है, उसमें एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो वे शब्द अलंकार होंगे। क्लियर? तो अब शब्द अलंकार के हम भेद पढ़ेंगे और उसके जैसे जैसे हम एग्जाम्पल समझते जाएंगे, आपको क्लियर अर्थ जो है वो और ज्यादा इसका मीनिंग जो है वो क्लियर होते जाएगा। तो शब्द अलंकार भी मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है एक्चुअल में, तो वो 3 पढ़ना है अभी हमें। कौन से? श्लेष्म, अनुप्रास और यमक, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अनुप्रास से। तो अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखो, अनुप्रास मतलब अनु का मतलब क्या होता है कि रिपीट करना बार बार, ठीक है। और प्रास मतलब वही शब्द, जो भी वर्ण है वो, मतलब वे शब्द जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है। काव्य के अंदर, किसी कविता के अंदर, किसी काव्य के अंदर अगर कोई शब्द बार बार आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आया। तो यहाँ पे कौन सा होता है? अनुप्रास। जैसे कि यहाँ देखो, कल कानन कुंडल मोरपंखा, तो यहाँ पे क जो है ये बार बार आया है, ठीक है। मतलब इसकी जो है अनुप्रास जो है, मैं मानती हूँ सबसे इजीएस्ट है इसको समझना अनुप्रास को, कि जहाँ पे कोई भी शब्द की शुरुआत हो रही है और उसका जो पहले का शब्द है, जो पहले का जो वर्ण है, वो अगर बार बार आ रहा है, ठीक है, वो जो वर्ण किसी शब्द में, कोई भी वर्ण जो है वो अगर बार बार आ रहा है, तो वहां पे, ठीक है, वो वर्ण जो है वो रिपीट रिपीट हो रहे हैं, मतलब हर एक शब्द में वहीं से शुरुआत हो रही है, तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं, आंख बंद करके आपको अनुप्रास लगा देना है, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, देखो चारू च से शुरू हो गया, फिर चंद्र च से शुरू हो गया, चंचल फिर च से शुरू हो गया, मतलब हर शब्द जिसकी शुरुआत एक ही स्वर्ण या व्यंजन से हो, एक ही वर्ण से हो रही हो, तो वहां पे कौन सा होता है? अनुप्रास। क्योंकि अनुप्रास का अर्थ ही आपको ये बोल रहा है, अनु प्लस प्रास, मतलब बार बार, ठीक है, बार बार एक ही वर्ण का रिपीट होना, जहां पे बार बार, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है, पका पपीता वो टाइप से मुझे नहीं आ रहा, सॉरी। तो देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, एक च बार बार च से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहां पे कौन सा अलंकार आ रहा है? अनुप्रास अलंकार, कि कोई भी वर्ण अगर बार बार रिपीट पे रिपीट होते जा रहा है, और ये शब्द में ही आया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, और शब्द अलंकार की परिभाषा यही है कि जब आप वहां पे शब्द में कोई चेंज देखते हैं और शब्द को कुछ सुशोभित करते हो, तो यहाँ पे इसका डेकोरेटिव हो रहा है कि यहाँ पे हर एक शब्द च से शुरू हो रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस में जितने शब्द वही, लेकिन मोर मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा जो है जो शब्द है वो एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, तो वहां पे हम कौन सा अलंकार यूज करेंगे? अनुप्रास अलंकार। देखो, कल कानन कुंडल मोर पंखा, हर एक शब्द क से शुरू हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? कल, मतलब शुरुआती ज्यादा वाले इससे हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा?
अनुप्रास। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। आप कमेंट में बताएंगे कि किस कवि की कविता है। ओके, तो यहाँ पे भी सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई है, च। और ये सारी चीजें आप कहेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली भी तो लिख सकते हैं और अर्थ भी तो फिर आगे चल के हमको उसको एक्सप्लेन करना ही होगा। तो भाई जब भी कोई कवि कोई रचना करता था तो वहां पे उसको भी अट्रैक्ट करना है ना, सामने वाला की पढ़े मेरी चीजें, है ना। तो ये जैसे मुझे तोड़ लेना वनमाली तुम देना उस पथ पर फेंक, तो इस टाइप पे बहुत सारी जब चीजें बनती है ना, तो कवि के मन में एक माइंड पहले क्लियर होता है कि जब वो कोई भी चीज की रचना करे, संरचना करे, कोई चीज बनाए, तो वहां पे चीजें मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो अट्रैक्ट होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी सारी चीजें की चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव भी लग रही है, हालांकि इसका अर्थ जो है वो एक सही वे में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कवि के दिमाग में माइंडसेट होता ही है कि वो इतनी सारी जो चीजें हैं, अलंकार सही तरीके से, काव्य भाषा वहां पे यूज हो, लैंग्वेज हो, वहां पे कौन से संधि विच्छेद बार बार यूज हो रहे हैं, छंद कौन से यूज हो रहे हैं, तो इन सब चीजों को देख करके ही ये रचना करते थे। ऐसे ही नहीं कि आजकल के जो लोकल वाले हो गए हैं इस टाइप के नहीं, है ना, क्योंकि वहां पे कोई भी शब्दों का उतना उचित प्रयोग नहीं होता है जितना यहाँ हुआ है। लट लटकनी मनोमत मधुप गण मादक मधु ही पिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लट लटकनी मनोमत, लट लटकनी दोनों में ल यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर ल की बार बार आवृत्ति हुई है। व्हाट हैपेंड, ठीक है, यहाँ पे बार बार कौन सा शब्द बना हुआ है, हाँ जी, तो यहाँ पे ल शब्द जो है वो बार बार 2 बार रिपीट कर दिया, फिर उसके बाद में जो म है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, म, मतलब यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति डबल हो रही है। फिर यहाँ पे मधुप में भी म हो गया, फिर यहाँ पर मादक मधु ही पिए, लट लटकनी मनोमत मधुप गण मादक मधु ही पिए, मतलब एक ही शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। पहले ल रिपीट हुआ, फिर उसके बाद में म रिपीट हुआ, फिर वापस से म रिपीट हुआ, तो मतलब एक ही वर्ण बार बार रिपीट हुए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हो रहा है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार यूज हो रहा है, क्योंकि आपने अनुप्रास का अर्थ समझ लिया है कि अनुप्रास एक्चुअल में क्या होता है। तो अनुप्रास वो होता है जहाँ पे एक ही वर्ण जो है वो बार बार आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे सेंटेंस में ही वो शब्द आए, वो वर्ण आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो यूज हो रहे हैं, कल कानन कुंडल मोरपंखा क बार बार यूज हुआ, फिर चारु चंद्र में च बहुत बार यूज हुआ, लट लटकनी मनोमत मधुप, है ना, यहाँ पे ल और म की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। तो जहां पे भी आपको किसी मतलब पूरी लाइन में जो वर्ण अगर बार बार रिपीटेड लगते हैं इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी, तो वहां पे आप कौन सा अलंकार लगा सकते हैं कि वहां पे अनुप्रास अलंकार है। अब क्वेश्चन जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, शायद आपसे परिभाषा के साथ एग्जाम्पल पूछ ले, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उदाहरण लिखे। ठीक है, या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखे, तो आपको ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, या तो फिर आपको जो उदाहरण है वो देख के आपको अलंकार पहचानने के लिए भी दिया जा सकता है। तो हमें क्लियर पता है अनुप्रास अलंकार अगर आपसे 2-3 नंबर में भी पूछ लिया जाए, सपोज 1-2 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कि अनुप्रास अलंकार क्या है, या इसे परिभाषित कीजिए, उदाहरण से ही परिभाषित कीजिए। सिंपल सा वो अलंकार जहाँ पे एक ही, सबसे पहले तो आप अनुप्रास को तोड़ करके संधि विच्छेद कर सकते हैं, मतलब तोड़ के बता दीजिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन में बताया है। आप बकायदा लिख सकते हैं कि अनुप्रास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अनुप्रास जिसका अर्थ ये है, या जिस अलंकार में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा और आप एग्जाम्पल उठा के डाल सकते हैं, आराम से आपके नंबर पक्के हैं। और दूसरी बात, आपको आना भी चाहिए। रेडी। अब अनुप्रास के बाद में हमारे पास आता है दूसरा अलंकार जो कि है यमक अलंकार। अब यमक क्या होता है, ठीक है, अनुप्रास तो हो गया, अनुप्रास जिसमें एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, मतलब जो वर्ण है, सॉरी, जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी आवृत्ति से जो हमारे पास अलंकार बना था, तो वो क्या हुआ, प्रास का, है ना। ओके, मतलब एक जो वर्ण है वो बार बार आ रहे थे, तो उससे हमारे पास अनुप्रास अलंकार बना। अब हम यमक अलंकार पढ़े, तो यमक में क्या होता है कि वहां पे एक शब्द जरूर आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वर्ण आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास में क्या होगा कि एक शब्द आएंगे, सॉरी, लेकिन हमेशा, हाँ,
मतलब शब्द एक होगा लेकिन हर एक शब्द जो है मतलब सेम। अगर मैं कह रही हूँ मैं, तो एक मैं का मतलब अलग होगा और दूसरे मैं का मतलब अलग होगा। मतलब जो भी काव्य आपके पास आ रहा है, जो कविता आपके पास आ रही है, तो वहां पे सेम शब्द बार बार रिपीट होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो है ये अलग अलग शब्द जो है वो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर तो एक अलग अलग है मतलब डिवाइडेड करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यही है। लेकिन अगर आप जब यमक अलंकार कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको वो शब्द बार बार रिपीट होते दिखेगा लेकिन हर बार उसका एक अपना अलग अर्थ होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, आपको परिभाषा समझने के लिए एग्जाम्पल देखना होगा। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारी जो परिभाषा है वो ज्यादा अच्छी मतलब समझ में आए। काली घटा का घमंड घटा। देखो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जो काली घटा है, देखो मैं एक बार पूरा पढ़ू। काली घटा का घमंड घटा, तो एक बार घटा वर्ड ये यूज हुआ और दूसरी बार घटा वर्ड जो है ये हुआ। अब आप यहाँ पर सेम, अब कहेंगे कि अगर हमको यहाँ पर इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम शब्द आ रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम उसका एक ही अर्थ निकलेंगे कि घटा मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। यही मतलब होता है अगर हम नॉर्मली समझे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कवि की दृष्टि से देखें तो हमारे कवि हमको समझाना चाह रहे हैं कि जो काली घटा है मतलब जो काले बादलों का समूह है ना, मतलब जो उनका जमघट है, जो उनका पूरा घिराव है, उनका घमंड घटा, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा मतलब उनका घमंड जो है वो, फिर जो सेकंड घटा है उसका मतलब क्या हुआ कि वो कम हुआ है। जो काले बादलों का समूह है उनका घमंड कम हो चुका है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कवि का मतलब क्या हुआ कि काले बादलों का जो भी समय, जो काले बादल है उनका घमंड जो है वो कम हो चुका है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जो घटे हैं तो इसके दो अलग अलग मतलब हुए कि एक तो काली घटा ये हो गए कि जो काले बादल है वो वाले हो गए, मतलब बादलों का समूह, ये जो काले बादल थे वो हो गए। और दूसरा घटा क्या हुआ, कम होना। तो यहीं पे एक ही शब्द था लेकिन इसके दो अलग अलग अर्थ लिखे। काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का घमंड जो है वो कम हो चुका है, इस तरीके से ले रहे हैं ना। तो एक शब्द के हमने अलग अलग अर्थ निकाल लिए। तो ऐसे अलंकार जहां पे एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन हर बार उसका एक नया अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जहाँ पे एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन उसका अलग अलग मतलब अर्थ निकल रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। मैं एक बार फिर से कह दे रही हूँ क्योंकि आगे पढ़ने में हमको थोड़ा सा और डाउट क्रिएट हो सकता है श्लेष्म अलंकार में जाके, इसलिए मैं यमक अलंकार को बार बार बोल दे रही हूँ। यमक का क्या हुआ कि जहाँ पे एक शब्द, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग है, ठीक है। जितने बार वो यूज होगा उतने बार उसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। क्लियर कि एक ही शब्द आपको अलग अलग बार यूज हो रहा है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। एक और से देखें, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक क्या है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या बता रहे हैं, धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी, कि जो खनकते खनकते बोलता है ना, कनक कनकते, सोते सोते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो धतूरा होता है उससे अलग। तो यहाँ पे एक कनक का दिया और दूसरे कनक का मतलब क्या हुआ, धतूरा हुआ। तो एक ही शब्द को हमने बार बार यूज किया है लेकिन हर बार क्या होगा, जब आप एक ही शब्द को बार बार यूज करें लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो इस स्पष्टली ये समझ सकते हैं कि हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने बार जो भी शब्द यूज हो रहा है तो उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और हर बार उनका अर्थ अलग अलग आए तो वहां पर हमारा यूज होता है यमक अलंकार। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया, घटा का मतलब एक घटा जो है वो काले बादल का समूह था और दूसरा घटा मतलब उसको कम करना, घटा देना। और यहाँ पे एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा, ठीक है। धतूरा जो होता है ना, एक फूल जो शिव जी पे चढ़ता है, और एक कनक जो सोना, जो गोल्ड हम पहनते हैं। क्लियर। तो ये, अब इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट वाला अलंकार है वो आता है श्लेष्म अलंकार, ठीक है। ये श्लेष जो है ये वाला स है लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा ऐसे आया है वो, ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट ही इसने ऐसा किया। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है लेकिन वो थोड़ा वहां से क्लियर है। एक बार परिभाषा पढ़ के बता दो फिर एक्सप्लेन करते हैं। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है। आप वहां पे रिपीट करें, जब एक शब्द बार बार आता है
और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वो होता है यमक अलंकार। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जब एक शब्द बार बार आए तो वो यमक होगा, और जब एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, मतलब मैं जो है वो मैंने अपने आप के लिए पहले यूज कर दिया, और पहले मैंने मैं यूज किया था, तो एक मैं का मतलब अलग और एक मैं का मतलब अलग, ठीक है। एक मतलब मैं खुद, और एक अहम, दो यूज हुए। अब यहाँ पे एक का एक ही अर्थ निकलेगा, मतलब एक जो है वो अलग अलग मीनिंग, सॉरी अलग अलग मीनिंग यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया है हमने पानी, ठीक है। अब रहीमन क्या कह रहे हैं कि मतलब जो रहीम जी है उन्होंने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो यहाँ पे जो पानी का मतलब है उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया, क्योंकि उन्हें पहली बात तो जो मनुष्य है उसको विनम्रता से बताया है कि मनुष्य जो है वो विनम्रता मतलब विनम्रता का मतलब पानी से बताया कि अगर कोई मनुष्य में विनम्रता ही नहीं है तो उस मनुष्य का निरर्थक है, ठीक है। उसका मतलब कि पानी के बिना, कहता है ना कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। देखो, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, ये कहा है कि पानी को मतलब एक तरीके से हम क्या बोलेंगे कि यही मतलब निकालेंगे कि बिना पानी के सब कुछ खत्म है। अब खत्म कैसे है? पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। अब ये वाली पहली लाइन को स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, तीन चीजें यूज किए ने, मोती मानुस चूर, कि क्या कह रहे हैं, जब अगर पानी नहीं है तो वो मनुष्य जो है कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि पानी को यहाँ उन्होंने किसे परिभाषित किया है, विनम्रता से। उन्होंने पानी का मतलब बताया विनम्रता, कि किसी मनुष्य में अगर विनम्रता नहीं है तो वो मनुष्य मतलब विनम्रहीन है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मनुष्यता का मतलब वही क्या होता है कि उसमें मानवता होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। क्लियर। सेकंड पानी का मतलब उन्होंने मोती के लिए यूज किया है, मतलब उसकी तेज और चमकता से। अगर कोई मोती तेज नहीं है, वो चमक नहीं है, उसमें उसमें वो आभा नहीं है, तो वो मोती कोई मतलब का नहीं है, मतलब मोती मोती ही नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड पानी का यूज उन्होंने किस लिए किया है, मोती के लिए। और यहाँ पे क्या मतलब मोती पानी का अर्थ क्या निकला है, उसकी चमक से, मोती की चमक से, कि बिना चमक का जो मोती है वो मोती ही नहीं कहलाएगा, जिस तरीके से बिना विनम्रता का मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाए, ठीक है। अब तीसरा जो पानी है उन्होंने चून से कहा है, मतलब आटा या चूना, कि जब हम आटे को पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो उसमें नम्रता, जो नमता आ जाती है, उससे जो उसको बांधे रखता है ना, मतलब पानी जैसे जैसे आटे में डालते हैं उसको भिगोते हैं तो क्या करता है, उसको बांधे रखता है, उसको बॉन्ड कर लेता है, ठीक है। अगर पानी उसमें नहीं डाले तो वो पाउडर फॉर्म में ऐसे ही उड़ जाएगा। तो रहीमन ने मतलब रहीम उन्होंने यही कहा है कि पानी की उन्होंने यहाँ महत्ता बताई है, और पानी के अलग अलग अर्थ निकाल के बताए हैं कि कैसे पानी जो है मनुष्य के लिए भी, मतलब मनुष्य जो है मनुष्य के लिए उन्होंने मानवता विनम्रता से अर्थ निकाला है, मोती के लिए उसकी आभा बताई है, और चून के लिए उसकी नम्रता बताई है कि कैसे वो नम्यता जो उसको बांधे रखता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक शब्द जो है वो हर किसी के लिए यूज हुआ है, लेकिन अलग अलग अर्थ के साथ में। यहाँ पे पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, कि अगर पानी गया तो मोती भी कोई काम का नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, और चून भी नहीं है। मतलब मोती के लिए, मतलब मोती से मतलब कि आभा गई, पानी का मतलब इसके लिए आभा से, कि अगर आपकी आभा चली, मोती की आभा गई तो कोई मतलब नहीं है। मनुष्य के लिए विनम्रता चली गई तो मनुष्य कोई मतलब नहीं है। अगर आटे से उसका पानी हटा लिया जाए तो वो कोई यूज नहीं है। तो एक बात क्लियर हुई कि यहाँ पे एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, और वहां पे शब्द जो है वो अलग अलग यूज हुए लेकिन उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो वहां पे है यमक अलंकार, और यहाँ पे है कौन सा, क्लेशम अलंकार। एक और अर्थ देखते हैं। जे रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अघेरो होत। मतलब जो यहाँ पे दीप की जो मतलब जो दीपक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दोहे में इन्होंने दीपक और जो कुपुत है, मतलब कुल कुत, ठीक है, दो चीजों को कंपेयर किया है। एक तो कौन सा, गति, गति जो है, गति के जो वर्ड है उन्होंने यहाँ पे लिया है कि देखो जो कपूत, जो दिया है जिस तरीके से जलता है, मतलब दिए की गति और कपूत की गति, ठीक है। मतलब कपूत बोले तो एक बुरा बेटा, जिस तरीके से दिया जलते जलते जाता है और एक टाइम में क्या होता है कि वो जलने के बाद में बुझ करके वो अंधेरा फैला दे,
ठीक है, मतलब दोनों ही पहले क्या करेंगे, मतलब दिया पहले जलते जाएगा वो उजेला करेगा, फिर क्या करेगा वो उसके बाद में बुझ जाएगा तो वो अंधेरा करेगा। कपूत पहले थोड़ा सा जलेगा, थोड़ा सा पहले लाइट वाइट अगर वो कोशिश करे अच्छा बनने की तो ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है उसका अंधेरा मतलब वो बुरे गुण फैला रहा है, तो जिससे उससे क्या होगा, उसका जो पूरा कुटुंब है उसमें वो नाक डुबोएगा, उसमें उसका नाम खराब होगा। तो यहाँ पे इन्होंने उसकी जो कंपैरिजन है वो किया है अंधेरे से, कि दोनों तरीके से ही अंधेरा बढ़ेगा। ठीक है, एक कपूत है अगर वो आगे बढ़ रहा है तो भी समाज में अंधेरा बढ़ेगा, उसके घर में अंधेरा बढ़ेगा। अगर दिया जो है वो मतलब बुझ के जो अंधेरा बढ़ता है, पहले उजीला बढ़ाएंगे लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते बढ़ते बुझने की ओर जाएगा तो वो भी अंधेरा ही बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अंधेरे से दो मतलब निकल गए, मतलब एक अंधेरा किया, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। ठीक है, पहले दोनों उजाला भी कर रहे हैं फिर अंधेरा भी दोनों कर रहे हैं। रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए और कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। दोनों कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि दोनों ही पहले उजेला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अंधेरा, देखो दिया जलते जा रहा है, कुपुद भी अपने बुरे कर्मों में, जो बुरा बेटा है कपूर वो भी अपने बुरे कर्मों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े, जो बड़े शब्द है तो अंधेरे से दो हो गए, कि एक अंधेरा जो है एक समाज वाला अंधेरा फैला रहा है और एक अंधेरा इधर वाला हो रहा है। तो जो बढ़ने से मतलब है तो एक अंधेरा इधर कर रहा है, तो बड़े 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 अंधेरों हुए। तो बड़े शब्द से दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का अर्थ है बुझ जाना, जिससे अंधेरा होगा, और पुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है कि बड़ा हो जाना, मतलब जो अंधेरा है वो बड़ा, मतलब जो उसके कुकर्म है वो अंधेरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही अर्थों से उठा सकती हूँ, बड़े से भी और अंधेरे से भी, कि अंधेरा भी दोनों के लिए यूज हो रहा है, कि वो अंधेरा रोशनी वाला फैला रहा है और ये अंधेरा अपने कुकर्मों से फैला रहा है। ठीक है, क्योंकि कुकर्म बढ़ेंगे तो वहां उजाला तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप अंधेरा और बड़े दोनों ही शब्दों का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से श्लेष्म और यमक अलंकार जो है दोनों को फिर से रिपीट करना चाहूंगी, कि यमक अलंकार वहां होता है, ठीक है, यमक अलंकार जहां पे एक शब्द बार बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ बदल रहा है। क्लियर? कि कोई भी एक शब्द जो है वो बार बार आता है और बार बार उसका अर्थ जो है वो बदलते जाता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो गया? वहां पे श्लेष्म अलंकार हो गया, सॉरी यमक अलंकार हो गया। लेकिन जहां पे श्लेष्म अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, वहां क्या होता है कि एक शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। बिन पानी सब सून मोती गए, है ना? तो यहाँ पे क्या है, पानी गए उन उभरे मोती मानसू, कि मोती जो है वो भी पानी के बिना कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर मोती से पानी निकल गया मतलब उसकी चमक निकल गई तो वो यूजलेस है। मनुष्य से पानी निकल गया मतलब उसकी विनम्रता चली गई तो भी वो यूजलेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, श्लेष्म अलंकार में एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। देखो दो परिभाषा क्लियर हो गई, कि एक शब्द बार बार आ रहे हैं और हर बार उनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया हमारा यमक अलंकार, कि बार बार आ रहे हैं और हर बार उनका अर्थ अलग है। और दूसरे इसमें आ रहा है कि एक ही बार आ रहा है। ठीक है, एक ही बार है लेकिन अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। क्लियर? एक श्लेष अलंकार जहां पे एक ही बार आ रहा है लेकिन अर्थ को वो बदल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो वो श्लेष अलंकार हो गया। सॉरी, मेरे से बार बार वो श्लेष्म हो जाता है। और यमक अलंकार जहां पे एक ही शब्द जो है वो बार बार आएंगे और हर बार उसका अर्थ जो है वो बदलते जाएगा। इसी में साथ में अनुप्रास अलंकार सबसे इजीएस्ट अलंकार है, जहां पे एक ही वर्ण बार बार यूज हो रहा है। वो अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। एक बार फटाफट दो नंबर के क्वेश्चंस में अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, अगर आपसे अलंकार अनुप्रास अलंकार पूछ ले तो क्या होगा, आप तो अनुप्रास अलंकार को तोड़ तोड़ के बता दे। अनुप्रास एक शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास मतलब दो जो वर्ण है वो बार बार जब रिपीट होते हैं तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? वो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये हो गया। अगर आपसे पूछे यमक अलंकार क्या होता है तो आप क्या कहेंगे वहां पे? जब किसी अलंकार में एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है या बार बार प्रयोग किया जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। क्लियर? अगर आपसे श्लेष अलंकार पूछा जाए तो क्या कहेंगे? किसी काव्य में
एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग किए जाए तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। जहाँ पे आप पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, ये यूज जो है ये वाला एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चंस के पैटर्न बताए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हो सकता है आपसे एग्जाम्पल के थ्रू पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, आपसे डेफिनेशन के साथ में पूछ ले, आपसे पूरे पूछ ले, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले कारक जो है वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। आज शब्द अलंकार जितना आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 ही जो अलंकार है आपको बार बार रिपीट होने वाले हैं, ये हो गए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ अलंकार और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी अलंकार पढ़ेंगे उन सबके एग्जाम्पल्स को इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपके जो ग्रामर के पोर्शन में जो मार्क्स है वो कहीं भी नहीं जाएंगे। थैंक यू।